नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो पे बात करेंगे ECMWF, AI मॉडल, JFS, ये तीनों मॉडल के हिसाब से अभी का सिस्टम को लेकर, साइक्लोन को लेकर क्या प्रोजेक्शन है। बंगाल की खाड़ी के साथ अरबियन सी पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है, उसका अभी का लेटेस्ट अपडेट क्या है, ट्रैक इंटेंसिटी क्या हो सकता है, तीनों मॉडल क्या संकेत कर रहे हैं, ये चीज़ पर डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो साइक्लोन पर बात करने से पहले मॉनसून कहाँ तक अब तक भारत के हिस्सों से जा चुका है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये IMD का लेटेस्ट मॉनसून विड्रॉल का मैप है और आज है 15 अक्टूबर। और यहाँ पर देखेंगे तो भारत के अधिकांश राज्यों से मॉनसून जा चुका है। पश्चिमी भारत के सभी हिस्सों के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर भारत के सभी राज्यों से मानसून यहाँ पर छोड़कर जा चुका है। बस उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों से मानसून अभी गया नहीं है, जो कि अगले 24 घंटे पे यहाँ से भी मानसून चला जा सकता है। यानी कि अगले 24 घंटे के बाद भारत से मानसून पूरी तरीके से चला जा सकता है, जैसे कि पहले ही फोरकास्ट हमने किया था। तो अब चलिए बात करते हैं कि JFS, ECMWF, AI मॉडल और ECMWF का मेन मॉडल सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर, ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले JFS मॉडल को देखेंगे कि JFS मॉडल फिलहाल 15 दिनों के अंदर क्या एक्टिविटी दिखा रहा है दोनों समुद्र पे। तो यहाँ हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 30 अक्टूबर तक का फोरकास्ट के बारे में। तो अभी देखेंगे तो जो दक्षिणी अरबियन सी के साथ दक्षिणी पूर्वी अरबियन सी और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के साथ जो श्रीलंका और उत्तरी हिंद महासागर के हिस्सों पर वेस्टर्ली विंड्स, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ चुका है। आप ये इसको देख सकते हैं। ये हवाएं यही इंडिकेटिंग कर रहा है कि ये हिस्सों पे बादल और बारिश का एक्टिविटीज़ बढ़ चुका है, मतलब यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी तेज़ है। और जब ऐसा कंडीशन बनता है तो यही रीज़न पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होता है तो बादलों का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और बादलों का फॉर्मेशन होता है तो सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस फेवरेबल होता है। तो ये वेस्टर्ली विंड्स के चलते जो दक्षिण पूर्वी अरबियन सी पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं तो एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, कम से कम 19 अक्टूबर के आसपास। अभी काफ़ी टाइम है, 3 से 4 दिन का टाइम बाकी है, लेकिन फॉर्मेशन करेगा, इस पर आपको पहले ही जानकारी दिया गया था। और 19 अक्टूबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी अरबियन सी पे जो केरला के कोस्ट के पास पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं तो एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन ये वेस्टर्ली विंड्स के चलते हो सकता है। और ये वेस्टर्ली विंड्स जो है ये बंगाल की खाड़ी पे भी आगे जाएगा, जिससे बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी हिस्सों के साथ जो दक्षिणी अंडमान सागर पे यहाँ पर भी बारिश और वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव फ्लो बढ़ जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर भी बादलों का फॉर्मेशन होगा, मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा, जिसके चलते यहाँ पर भी सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा कम से कम 22 से 23 अक्टूबर के आसपास। इस पर थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे तो जो अरबियन सी का सिस्टम का फॉर्मेशन जो करेगा 19 अक्टूबर के आसपास, आप यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। ये सिस्टम फॉर्म करने के बाद ये पश्चिम पे अपना ट्रैक कंटिन्यू रखेगा, यानी कि फॉर्मेशन करने के बाद लो प्रेशर का इंटेंसिटी 20 अक्टूबर के आसपास ही ले जाएगा दक्षिणी पूर्वी अरबियन सी के आसपास में और आसपास के दक्षिणी अरबियन सी के आसपास। और लो प्रेशर बनने के बाद ये लगातार इंटेंसिफाई ग्रेजुअली कर सकता है और डिप्रेशन नहीं तो डीप डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने की संभावना यहाँ पर इसका है। और ये सिस्टम ग्रेजुअली इंटेंसिफिकेशन करने के साथ साथ लगातार पश्चिम पे अपना ट्रैक जारी रख सकता है, यानी कि भारत के पश्चिमी तट से ये दूर रहेगा और दूर रहने के साथ ये लगातार दूर भी जाएगा। और इसका जो ट्रैक है वो पश्चिम पे जाने के साथ साथ ग्रेजुअल इंटेंसिफिकेशन करेगा और सोमालिया के आसपास ये जाने की संभावना है। इसके चलते सोमालिया के हिस्सों पे बारिश का एक्टिविटीज़ आपको दिख सकता है, लेकिन इसके चलते भारत के पश्चिमी तट पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। और इसका साइक्लोन का इंटेंसिटी लेने की संभावना अभी के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन डिप्रेशन है तो डीप डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है कम से कम 22 से 23 अक्टूबर के आसपास तक। उसके बाद ये अरबियन सी पे ही कमज़ोर हो जा सकता है कहीं पर लैंडफॉल या क्रॉस करने से पहले। इसका साइक्लोन का इंटेंसिटी लेने की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन ले भी सकता है। इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करता भी है तो भी इससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसका लैंडफॉल होने से पहले ये कमज़ोर हो जा सकता है। तो अब बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पर बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि कम से कम
वेस्टर्ली विंड्स के चलते जो मॉइस्चर का फ्लो के साथ बारिश और बादलों का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों के ऊपर भी करने वाला है, जिसके चलते लो प्रेशर का फॉर्मेशन 22 अक्टूबर के आसपास तक दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी अंडमान सी के आसपास भी कर सकता है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा खाली जीएफएस ही नहीं बल्कि बाकी सारे मॉडल्स भी संकेत दे रहे हैं। इस पर आगे देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि वेस्टर्ली विंड्स का फ्लो तो रहेगा, जिसके चलते मॉइस्चर का फ्लो लगातार बढ़ता रहेगा, सिस्टम को मिलेगा। इसके साथ साथ जो एनजीओ होगा वो एनजीओ भी कुछ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते सिस्टम को हेल्प कर सकता है थोड़ा बहुत। इसके साथ जो एसएसटी है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये भी 28 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ पर एसएसटी का कंडीशन बंगाल की खाड़ी के सभी हिस्सों पे बना हुआ है। इसके चलते एसएसटी फेवरेबल है, जिसके चलते इंटेंसिफिकेशन पे कोई भी खास बाधा आने की संभावना नहीं होगा। और मानसून का विड्रॉल होने के चलते जो विंड शेयर होगा वो विंड शेयर भी लो टू मॉडरेट रहने की संभावना है ये टाइम के दौरान। इसके चलते इंटेंसिफिकेशन ये ग्रेजुअली कर सकता है, लेकिन रैपिड इंटेंसिफिकेशन का यहाँ पर संभावना नहीं है, ग्रेजुअल इंटेंसिफिकेशन कर सकता है। तो जेएफएस को यहाँ पे देखेंगे तो जेएफएस ऐसा दिखा रहा है इंटेंसिफिकेशन ग्रेजुअली करने के बाद ये कम से कम 25 या 26 अक्टूबर के आसपास इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। उसके बाद ये लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे अपने ट्रैक जारी रखते हुए आंध्र प्रदेश के दक्षिणी कोस्ट और उत्तरी तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास पे पहुंच सकता है, कम से कम 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के दौरान तक। ये टाइम याद रखें, 28 से 29 अक्टूबर के आसपास ये कोस्ट के तट के आसपास पे दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट के आसपास पे पहुंच सकता है। और जब ये पहुंचेगा तो ये टाइम पर इसका इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं तो हाईली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रह सकता है। अभी के हिसाब से साइक्लोन का फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस फेवरेबल है और सारे के सारे जो मॉडल्स है वो साइक्लोन के सपोर्ट पे है। इसके चलते साइक्लोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है बंगाल की खाड़ी पे खास करके। अरब सागर पर यह संभावना हो सकता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के कंपैरिजन पे यहाँ पर कम है। लेकिन बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल है और साइक्लोन का संभावना यहाँ पर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। और ऐसा भी हो सकता है कि सीवियर साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जेएफएस ऐसा दिखा रहा है कि 28 से 29 अक्टूबर के आसपास ये उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट के आसपास पे एक तूफान का इंटेंसिटी पे पहुंच सकता है। पहुंचने के बाद ये वहाँ पे क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन क्रॉस करने के बाद इसका ट्रैक क्या होगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। दो संभावना हो सकता है क्रॉस करने के बाद, ये तो या तो ये उत्तर पूर्व की तरफ पूर्वी भारत की तरफ ट्रैक को मोड़ के जा सकता है, नहीं तो सीधा भारत के अंदर भी जा सकता है, नहीं तो अरब सागर पे भी एंटर कर सकता है। ये तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसा होगा तो इससे दक्षिणी भारत पूर्वी भारत के राज्यों पे बारिश पड़ सकता है, खास करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसके साथ जो तेलंगाना, विदर्भ के साथ उड़ीसा का तटीय हिस्सों के साथ वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों पे भी बारिश इस सिस्टम के चलते बढ़ सकता है। खास करके सभी हिस्सों पे जो बारिश का प्रभाव इंक्रीज करेगा सिस्टम पॉसिबल साइक्लोन का फॉर्मेशन के चलते, वो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान, यही टाइम के दौरान सभी हिस्सों पे सिस्टम के चलते बारिश बढ़ सकता है। हालांकि जबकि सिस्टम दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास पे क्रॉस करेगा तो इसके चलते दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे सबसे अधिक बारिश, ज़्यादा बारिश सिस्टम के चलते हो सकता है। हालांकि क्रॉस करने के बाद ये सिस्टम का ट्रैक क्या होगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये सिस्टम अगर क्रॉस करने के बाद भारत के अंदर की तरफ आगे जाता है तो इससे महाराष्ट्र और आसपास के हिस्सों पे भी बारिश बढ़ सकता है। अगर ये अरब सागर पे एंटर करता है तो भारत के अंदरूनी हिस्सों पे कोई खास बारिश का खतरा नहीं होगा। अगर ये क्रॉस करने के बाद उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता है, रिकर्व करता है, तो इसे उत्तर पूर्वी भारत के साथ पूर्वी भारत के हिस्सों पे व्यापक हिस्सों पे बारिश का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ट्रैक लैंडफॉल या क्रॉस के बाद ट्रैक क्या होगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रेंज की बात है। इवन मैं बोलूँगा कि आंध्र प्रदेश के आसपास सिस्टम क्रॉस करेगा कि नहीं इस पर भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये भी लॉन्ग रेंज की बात है। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉडल्स का फोरकास्ट आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे कहीं पर क्रॉस करने की संभावना को लेकर काफ़ी पहले से संकेत आ रहा है और अभी भी ये फोरकास्ट मॉडल्स का जारी है। इसीलिए आंध्र प्रदेश के हिस्सों पे क्रॉस करने का संभावना बाकी हिस्सों के कंपैरिजन पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये बदलाव हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज की बात है। इंटेंसिटी जीएफएस अभी के हिसाब से सीवियर साइक्लोन के आसपास के इंटेंसिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो ECMWF AI मॉडल को देखेंगे तो ECMWF AI मॉडल भी लॉन्ग रेंज पे काफ़ी अनस्टेबल फोरकास्ट कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो ये भी ऐसा ही दिखा रहा है कि कम से कम 22 अक्टूबर के आसपास दोनों समुद्र पे हलचल होगा।
लेकिन अरब सागर पर सबसे पहले सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है 18 से 19 अक्टूबर के आसपास। और वो अरब सागर पर इंटेंसिफाई ग्रेजुअली करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करके अरब सागर पर ही कमज़ोर हो सकता है, अरब सागर पर स्टे कर सकता है, ऐसा दिखा रहा है। उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग के आसपास पे लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन 22 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास कर सकता है, ये भी ऐसा ही दिखा रहा है। उसके बाद उसको उत्तर पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करा के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास पे 25 से 26 अक्टूबर के आसपास ECMWF मॉडल डिप्रेशन का इंटेंसिटी के साथ क्रॉस करा रहा है। उससे ज़्यादा इंटेंसिटी होगा इसको लेकर सिग्नल अभी के हिसाब से नहीं है। उसके बाद इसको तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करा के फिर से अरब सागर पे एंटर करा के उसको वहाँ पे सशक्त कराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा टाइप का फोरकास्ट ECMWF मॉडल पिछले 2-3 रन से दिखा रहा है। तो इसके साथ एक और चीज़ को नोटिस करेंगे तो ECMWF मॉडल ऐसा भी दिखा रहा है कि साउथ चाइना सी के आसपास में 22 से 23 अक्टूबर के आसपास कोई सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि उत्तर पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करके गल्फ ऑफ थाईलैंड को क्रॉस करने के बाद अंडमान सी पे एंटर कर सकता है एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी पे 28 से 29 अक्टूबर के आसपास। लेकिन ये जो फोरकास्ट को ECMWF मॉडल दिखा रहा, ये भी काफ़ी अनस्टेबल है। ऐसा होगा कि नहीं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मे बी ये सिस्टम इंटेंसिफाई ज़्यादा कर सकते, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पे दोनों सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है, ये दोनों में से कोई एक ही बन सकता है। पहला वाला स्ट्रॉन्ग हुआ तो दूसरा वाला जो दिखा रहा है थाईलैंड से आएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा और वो आ भी नहीं पाएगा। अगर पहला वाला कमज़ोर रहा तो दूसरा वाला जो थाईलैंड से साउथ चाइना सी से आने का संकेत AI मॉडल दे रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर पहला वाला वीक रहा तो ही। तो ये दोनों मॉडल के बाद अब ECMWF का मेन मॉडल को देखेंगे। तो ECMWF का मेन मॉडल बिल्कुल GFS के जैसा ही यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहला अरब सागर का सिस्टम का फॉर्मेशन करा रहा है, जैसे कि सारे मॉडल दिखा रहे हैं। 20 अक्टूबर के आसपास अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भाग पे सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और वो ग्रेजुअली इंटेंसीफाई करके डिप्रेशन टाइप का कुछ इंटेंसिटी हासिल करके सोमालिया के आसपास और येमेन के आसपास वो जा रहा है, कम से कम 24-25 अक्टूबर के आसपास। तो उसी टाइम पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पे भी लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत है 22-23 अक्टूबर के आसपास। ऐसा ECMWF मेन मॉडल भी दिखा। और ECMWF का मेन मॉडल भी आ, ये बंगाल की खाड़ी का सिस्टम को ग्रेजुअली इंटेंसिफिकेशन करा के इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म से सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी का रूप देने की कोशिश कर रहा है। और इसको 28 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों के आसपास और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास इसको लैंडफॉल कराने की कोशिश भी कर रहा है, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी। इसके बाद इसका ट्रैक को लेकर कोई क्लैरिटी मॉडल से नहीं है। तो जो ये 3 मॉडल है, GFS, ECMWF और ECMWF मॉडल, ये तीनों का फोरकास्ट लगभग एक जैसा ही निकल के आ रहा है। खास करके GFS और ECMWF का मेन मॉडल दोनों का फोरकास्ट काफ़ी सिमिलर फील हो रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये बात साफ है कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम से दक्षिणी भारत पूर्वी भारत के हिस्सों पे व्यापक हिस्सों पे बारिश बढ़ सकता है, लेकिन इंटेंसिटी और एग्जैक्ट ट्रैक पर अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है। और अरब सागर का सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने की संभावना है, लेकिन साइक्लोन का इंटेंसिटी होगा कि नहीं इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। और इसके वजह से सोमालिया और यमन के हिस्सों पे बारिश पड़ सकता है। अरब सागर का सिस्टम का पश्चिमी भारत पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तो लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट होने के चलते ये दोनों सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर फॉर्मेशन कर रहे हैं, दोनों का ट्रैक इंटेंसिटी पे काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले दिनों पे हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है और अक्सर ऐसे कंडीशन पे बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हुए देखा गया है पास्ट। तो मेरा नज़र ये दोनों सिस्टम पर लगातार बना हुआ है। आपको वीडियो और पोस्ट के माध्यम से ये दोनों सिस्टम्स पर जानकारी हम देते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो आज के वीडियो पे इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।